तो क्या गोल्डन रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए फॉर लाइफ गोल्स? So goals can be of three types. One is short-term goals, another is medium-term goals, and third one is long-term goals. बिना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करे लॉन्ग टर्म गोल्स फुलफिल नहीं होंगे. एज फैक्टर कैसे एक रोल प्ले करता है फॉर गोल्स? One should have an emergency fund of 3 to 6 months before making medium to long term investment. एसेट एलोकेशन का होना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. 10% 15% तक गोल्ड का होना कंपलसरी है एसेट एलोकेशन के टाइम में. तो वन शुड हैव स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20. स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट एंड डू द एसेट एलोकेशन. हेलो एंड वेलकम. हमारा एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है लाइफ गोल्स. यानी कि जब आप नए नए जॉब में जाते हैं तो तब तक आप ये सोचते हैं कि ऐसे वैसे जितना भी पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करें, दैट्स ओके. लेकिन जब आप के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, यू गेट मैरिड, आपके बच्चे होते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि कुछ सेट गोल्स होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको टाइम पे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. तो जब आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो आप तभी सोचते हैं कि लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग शुरू की जाए. तो आज के हमारा टॉपिक यही है और टॉपिक है इन्वेस्टिंग फॉर योर लाइफ गोल्स. और हमारे साथ हम बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर R.C. रावल. ही इज़ फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इम्पीरियल इंटरनेशनल. रावल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में. थैंक यू. सर, ये बताइएगा, क्योंकि लाइफ गोल्स सबके होते हैं, लेकिन जब कोई नया यंगस्टर नई जॉब में जाता है तो वो इसके बारे में नहीं सोचता. वो सिर्फ सोचता है कि वो कैसे कमाए और थोड़ा बहुत बचाए जिसको वो इन्वेस्ट करे. और रैंडमली इन्वेस्टमेंट होती है, कभी म्यूचुअल फंड में, कभी शेयर्स में, कभी एफडीज में. पर लाइफ गोल्स तभी आते हैं आपके जहन में जब आपके पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. तो फाइनेंशियल टर्म्स में आप लाइफ गोल्स को कैसे समझाएंगे? गुड क्वेश्चन. As far as life goals are concerned, in financial terms, life goals are the financial targets which one tries to achieve to fulfill his life inspirations and security. Mm-hmm. So, unless and until somebody has a life goals, he cannot make wealth in long term. So goals can be of three types. One is short-term goals, another is medium-term goals, and third one is long-term goals. Short-term goals varies from starting to say for 3 years period. Medium-term start from 3 years to say 7 to 10 years time, and long-term are for 10 years and above, which is basically retirement and life, basically independence. So these are the three types of goal which one must have in mind before thinking for the investing to have a fruitful goal oriented achievements. सर, आपके पास बहुत सारे नए क्लाइंट्स भी आते होंगे, नए नए बच्चे भी आते होंगे जो फ्रेश जॉब्स में गए हैं और उनके शॉर्ट टर्म गोल्स ये होते हैं कि उनको ट्रैवल प्लान करना है, उनको नई डेस्टिनेशंस देखनी है. क्या आप उन्हें क्या सलाह देते हैं जो नए बच्चे आपके पास आते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उनके बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं? बिल्कुल ही ठीक आपने कहा. यंग जनरेशन के बच्चे आते हैं और वो पहले से आज की डेट में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं. डिफरेंट इस सेंस में है कि आज की डेट में अगर कोई सामर्थ्य फैमिली से आ रहा है तो उसके गोल्स डिफरेंट हैं जो हमारे टाइम के अंदर में पहले हुआ करते थे. हम ग्रेटर कैलाश में जैसे कई बार आते हैं लोग, तो उनसे हम पूछें कि भाई आपने एजुकेशन के लिए क्या, हायर एजुकेशन के लिए क्या सोच सकते हैं. दे आर फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे वो इतने सामर्थ्य हैं कि उनको इन छोटे मोटे आंसर्स की ज़रूरत नहीं है. फिर क्वेश्चन आता है कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं. देन आंसर इज़ कि हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं. ये एक नॉर्मल वो आता है. तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में जो बात आती है वो इस तरीके से आती है कि शॉर्ट टर्म में वो कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं या
इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं, तो हमारी सलाह सबसे पहले ये रहती है कि वन शुड हैव एन इमरजेंसी फंड ऑफ 3 to 6 months बिफोर मेकिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अपने फाइनेंशियल गोल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन मेजरली हमने देखा है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे आ जाती है तभी हम लाइफ गोल्स की तरफ ध्यान देते हैं। उससे पहले हम रैंडमली इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो रैंडम इन्वेस्टमेंट और लाइफ गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है? रैंडम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि लोग गलतियां कर बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी अगर हमने देखा तो सेबी की ओर से एक रिपोर्ट आई कि लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ी होती है पैसा कमाने की। तो 10 में से 9 लोगों ने लॉस लिया है। इफ़ दैट बीइंग द केस, actually one should make investment as a very particularly goal based investing, so that वो wealth create कर सकें और लाइफ में सक्सेस हो सकें। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म की आपने बात की, तो शॉर्ट टर्म में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं टू मीट आवर शॉर्ट टर्म गोल्स? श्योर, जब हम बात शॉर्ट टर्म की करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले सिक्योरिटी, लिक्विडिटी एंड डाउनवर्ड प्रोटेक्शन की बात आती है। तो इस केसेस में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड और एट द मोस्ट मीडियम टर्म फंड। एंड बेसिकली हम डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में रहते हैं रादर देन इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में, बिकॉज शॉर्ट टर्म हमारा टारगेट होता है और उसमें हम कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और किसी को सजेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि रिस्क अवर्स होना जरूरी है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको जब पैसे चाहिए होते हैं। और मीडियम टर्म में आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में? मीडियम टर्म में जो एक्चुअल सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग की ज़रूरत मीडियम टर्म्स में ही होती है। मीडियम टर्म में हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हो गया, परचेजिंग ए हाउस हो गया, और आपने कोई बड़ी कार खरीदनी है वो हो गया, या इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं वो सारी मीडियम टर्म में आती हैं। मीडियम टर्म की इन्वेस्टिंग में आदमी को अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हुए हाइब्रिड से लेके इवन इक्विटी तक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उसको उस चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि उसका कितना रिस्क प्रोफाइल है, कितना उसकी रिस्क टॉलरेंस लेवल है, जिसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करे। यानी कि थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा एज फार एज द इन्वेस्टमेंट। यस, ठीक है। और लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए कौन से ऐसे प्लान्स हैं? लॉन्ग टर्म्स को गोल करने के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करे लॉन्ग टर्म गोल्स फुलफिल नहीं होंगे। अगर हम लास्ट अपना सेंसेक्स का कैरियर देखें तो 1996 से लेके आज तक हम चाहे सेंसेक्स की बात करें, चाहे हम जीडीपी की बात करें, चाहे हम ईपीएस अर्निंग की बात करें, इट हैज़ ग्रोन एट द रेट ऑफ 12%। इफ़ द अर्निंग इज एट द रेट ऑफ 12% एंड डिविडेंड यील्ड को 2% को ऐड कर लें तो 14%। एंड अगर हम म्यूचुअल फंड की अच्छी स्कीम्स को ले लें तो इवन इस पीरियड में 14% की CAGR आती रही है, जो कि एक बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन करने का वो रही है। हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है कि हमें इक्विटी में जाना चाहिए। तो मेजरली इक्विटी ही होगा लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में मेजरली इक्विटी होगा, लेकिन एसेट एलोकेशन का होना लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी इक्विटी में डाउन टर्न आता है, कभी बैलेंसिंग करने की बात आती है, तो डेट में इन्वेस्टेड रहना, कुछ मेटल कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहना जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। इवन रिसेंटली अब जो एलोकेशन का परसेंट है, पहले हम 5% तक सजेस्ट करते थे गोल्ड वगैरह में, अभी ट्रेंड के हिसाब से इवन 10%, 15% तक गोल्ड का होना
कंपलसरी है एसेट एलोकेशन के साइड में। एसेट एलोकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको मार्केट में बने रहने का जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो कहीं नहीं होता। जिस समय मार्केट गिर रही होती है, जिस आदमी ने डेट में लगाया होता है वो इतना खुशी होता है कि मेरा वो पैसा तो नहीं गिरा। जब सोना चढ़ता है तो उसको खुशी होती है, जब इक्विटी चढ़ती है तो उसको खुशी होती है। तो सबसे बड़ी बात है ये जो करेज हमें मिलती है एसेट एलोकेशन से, उसका होना हमें इन्वेस्टिंग में इतना फ़ायदा करता है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंसिस्टेंसी एंड एसेट एलोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जिस पे आदमी को ध्यान रखना चाहिए। एसेट एलोकेशन फिर शॉर्ट टर्म में भी करनी पड़ेगी, मीडियम टर्म पे भी करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म में भी करनी पड़ेगी। तो एसेट एलोकेशन अगर शॉर्ट टर्म के लिए करनी हो तो कितना एक्सपोजर किस इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए? एसेट एलोकेशन अगर हमने शॉर्ट टर्म में करनी है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास टैक्सेशन का एंगल क्या है। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में जानते हैं, हमें शॉर्ट टर्म का आइडिया अगर इतना क्लियर है कि भाई हमारी सैलरी के इस पोर्शन से 3 महीने के अंदर हमारी इमरजेंसी की सेविंग की प्लानिंग हो जाएगी, तो उसमें हम लिक्विड फंड में रह के और उसको कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए शॉर्ट टर्म में हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग है जो मेजर अमाउंट की है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं तो उसमें कंपलसरली 1 साल के अंदर हम विड्रा करें या ना करें, तो अगर उसका इंटरेस्ट हमारी इनकम में ऐड किया जा रहा है तो उस पर हमारे टैक्सेशन के फ़र्क पड़ेगा। वेयर एज हम सेम चीज़ अगर डेट के इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं और अगर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो टैक्स का इंसिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर में हमें लिक्विडिटी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए साथ में टैक्सेशन एंगल का ध्यान रखते समय चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई लाइफ गोल्स के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहा हो तो शॉर्ट टर्म में कितने रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए, मीडियम टर्म में कितने उस एप्रिसिएशन की उम्मीद रखनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में कितना? जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट टर्म के अंदर में हमें डेट इंस्ट्रूमेंट में रहना होता है, लिक्विडिटी का ध्यान रखना होता है। तो इनकी जो रिटर्न होती है ज़्यादातर आप ये समझ लीजिए ये 10 ईयर जीसेक होते हैं उनके हिसाब से चलती है, तो जो कि इस समय 6.25% है। तो 6 से 7% की रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। रही बात मीडियम टर्म्स की, फॉर मोर देन 3 इयर्स अगर हम बैलेंस फंड में रहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन 12% की होनी चाहिए एंड 12% की रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लॉन्गर टर्म्स में भी 12% की रिटर्न्स कंपाउंडिंग में बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं। इस रिटर्न से थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न मिल जाए तो वन शुड बी सेटिस्फाइड रादर देन चेजिंग फॉर द हाईएस्ट रिटर्न। चलिए, अब हमने लाइफ गोल सेट कर लिए, हमने अपना नियर टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तो सेट कर दिया। तो शुड वी रिविजिट व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, क्योंकि हम किसी इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे और उसको 3 साल के लिए भूल जाएंगे, या फिर आपको उसको भी रिव्यू करना चाहिए मे बी ऑन क्वार्टरली बेसिस और एनुअल बेसिस, सो दैट यू सी कि आप सही जगह पे सही निवेश कर रहे हैं। हमारा पैसा है, हमने इन्वेस्ट किया है, पैसा है इसीलिए कि हमारी नींद अच्छी हो। रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिविजिट करना शॉर्ट टर्म वाले गोल्स के अंदर में मंथली ज़रूरी है, बिकॉज शॉर्ट टर्म का हमारा पीरियड है और हमें देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है नहीं, हमें कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। रही बात मीडियम टर्म की, सो आई थिंक क्वार्टरली रिव्यू करना ज़रूरी है कि हम क्वार्टरली देख रहे हैं कि हमारे गोल्स कब हो रहे हैं नहीं, या जिस पर्पज़ से हमने लगाया था वो हो रहा है नहीं, या अगर हमने थोड़ा सा एक्सपोजर सेक्टोरल फंड में लिया हुआ है या थीमेटिक फंड में लिया हुआ है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा, हमारे कुछ गोल्स मान लीजिए चेंज हो गए हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो उसलिए क्वार्टरली रिव्यू एज फार एज मीडियम टर्म इज़ कंसर्न एंड लॉन्ग टर्म इज़ कंसर्न इज़ नेसेसरी। इवन अदरवाइज तो हमें क्वार्टरली तो रिव्यू करना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, जैसे तो हमारे गोल्स में ही डिफरेंस आ जाता है कि अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्लानिंग करी हुई थी, लेकिन उनका खर्चा नहीं हुआ। हमने उनको अब्रॉड भेज के सोचा था कि खर्च करेंगे, लेकिन उनका
उनका एडमिशन अपने इंडिया में ही हो गया तो खर्चे कम हो गए, तो उस पैसे को जो हमने सेफ रखे थे हम फिर से कर सकते हैं। तो हमारे किसी भी गोल के चेंज होने के अकॉर्डिंगली भी उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है इंटरमिटेंटली। इन्फ्लेशन का कितना रोल है इसमें? बिकॉज इन्फ्लेशन कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी सब 2% भी हो जाती है। सो इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करो आप अपने लाइफ गोल्स के? गोल्स तो बने ही इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हैं। अगर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ना होती तो फिर गोल्स को हिसाब से इन्वेस्ट करने की इतनी ज़रूरत ही ना पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है, वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एफडी में कई बारी हिडन लॉस होता है जिसको कि वो समझ भी नहीं पाते हैं। हिडन लॉस ऐसे होता है, से फॉर एग्जांपल आपको 7% की रिटर्न आ रही है, आपको 7% की रिटर्न आ रही है और उसमें 33% जो है आपका टैक्स कट गया, आपके पास आए मान लीजिए 4.5% और इन्फ्लेशन है 6%, तो 1.5 का लॉस हो गया आपको। लेकिन चूंकि टीडीएस पहले कट जाता है, हम उसको ये नहीं हमें ये समझना पड़ता है कि ये टीडीएस हमारा ही पैसा है जो कट गया है, और हम इसको ये नहीं समझते कि भाई ये तो कट गया था इसलिए रिटर्न में ले लिया गया। इसलिए हिडन लॉस को हमें ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को बीट करने का ही हमारा टारगेट होना चाहिए। हम इन्फ्लेशन को बीट इवन डेट से भी कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारी टैक्स की लिमिट 12 लाख हो जाने की वजह से लॉन्ग टर्म में कई बारी ऐसा हो सकता है कि हमने काफ़ी अच्छी अर्निंग करी हो डेट में, लेकिन अगर हम उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालें तो केवल वो पोर्शन जो हमारे पोर्शन में इंक्रीज हुआ है गेन में, केवल वही हमारी इनकम में ऐड किया जाएगा। करेक्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ में, रिटर्न के साथ में टैक्स इंसिडेंस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, एज कितना रोल प्ले करता है सेटिंग गोल में? क्योंकि आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो काम भी जल्दी शुरू करती है लेकिन इन्वेस्टिंग से दूर भागती है। उनको बहुत जल्द पैसा चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में जैसे आपने कहा अभी सेबी की जो रिपोर्ट कहती है, इट्स बेसिकली द यंगस्टर जो नए नए मार्केट में आए हैं क्विकली पैसा कमाना चाहते हैं। तो व्हाट इज द एज फैक्टर? एज फैक्टर कैसे एक रोल प्ले करता है फॉर गोल सेटिंग? एक एज फैक्टर के लिए एक गाइडेंस जरूर करी जा सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज की नई जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज अगर आ गया है तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा खराबी नहीं है, बिकॉज फैमिली सामर्थ्य हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे अब पहले की तरीके इतने ज़्यादा नहीं होते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम हैं। सो उस हिसाब से अगर हम रीजनेबल स्टार्टिंग की बात करें तो वन शुड हैव स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 साल से ही अगर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दे शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर मीडियम टर्म्स के लिए मेन अर्निंग शुरू हो जाती है 20 से 30 साल के अंदर ही, और जो लाइफ टाइम के गोल्स के लिए जो एक्यूमुलेशन होता है वो 30+ में होता है। ये एक नॉर्मल सा बना हुआ है। लेकिन आज की डेट में ये सारे कई चीज़ें हमें पुराने चीज़ों को देख के बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के सैलरी लेवल भी इस कदर बढ़ गए हैं कि कई चीज़ें अगर उनको समझाने लगें तो लगता है कि शायद हम उनको पीछे ले जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली आदमी रिस्क एडजस्ट कर सकता है अपनी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए, अपनी अर्निंग को देखते हुए। इतने ज़्यादा अच्छे स्टॉक ऑप्शंस और बोनस मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर लेने में अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू है तो कोई हर्ज नहीं है। वेरी ट्रू। और 20 आपने कहा कि 20 की उम्र से हमको इन्वेस्टिंग शुरू कर लेनी चाहिए, राइट? तो क्या गोल्डन रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए फॉर लाइफ गोल्स? गोल्डन रूल सबसे अच्छा तो यही है कि स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट एंड डू द एसेट एलोकेशन। इन 3 चीज़ों का आदमी ध्यान रखे तो मेरे हिसाब से कभी उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर लाइफ गोल्स, अब जब आप अपने लाइफ गोल्स बनाते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप
अपना नाउ जैसे करंट लाइफ है कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हम इतनी लंबी सोचने से अच्छा है कि जो जिंदगी बची है जियो, अभी जियो। सब कहना ठीक है, मुहावरे अपने टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। एक चीज को ये भी ध्यान देना पड़ेगा, पहले एवरेज एज हुआ करती थी 60 के आसपास, आज एवरेज एज 75 से भी ज़्यादा हो चुकी है। यू नेवर नो कि कितना अभी आपने जीना है। कह देना बड़ा आसान है, कल किसने देखा है। जिसका कल ठीक नहीं होता ना, उसको ये बात जब पता लगती है तब इसलिए वो कहना ज़रूरी है। किसी का काम है अपना बताना, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम है उसको गाइड करना कि लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंसी, एसेट एलोकेशन, इनकी क्या वैल्यू है, इस सब को समझाना ही एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र का काम है। मैं कई बार ये सवाल आ जाता है कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल स्टेप्स जो हम कह सकते हैं कि यू मेक योर गोल्स, डिसाइड द अमाउंट, सी योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि आप इसको कैसे लगा पाएंगे, आप इसको रिव्यू करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे। इनके अलावा मेरा तो एक चीज़ कहनी है, एन एबल पर्सन इज़ दैट हु कैन फाइंड ए गुड एडवाइज़र, गुड कंसल्टेंट टू वर्क फॉर हिम। That is true. इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को कह के और हर एक को उसको अपना लेना। Very true. इसलिए लाइफ में अगर आप एक अनबायस्ड अच्छा एडवाइज़र ढूंढ लेते हैं तो आप ये समझिए आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसको करना एक ज़रूरी है। सर, लेकिन जिस हिसाब से हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से यूट्यूब आगे बढ़ रहा है, तो एक एडवाइज़र ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, डिजिटली चीज़ों ने हमें बहुत हेल्प करी है और हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ये देखिए ट्रांजैक्शन यूज़ करने में कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा करती है। एक दिन के अंदर में 5-5 स्टाफ के साथ में जो काम हम नहीं कर पाते थे, आज 2 स्टाफ के साथ में उसका 5 गुना काम कर पाते हैं। लेकिन फिज़िकल एडवाइस ही है जिसको रेप्लिकेट करना मेरे हिसाब से नामुमकिन है और बहुत ज़रूरी है। आप किसी को अगर सालों से जानते हैं, आप किसी को अगर सालों से पहचानते हैं, अगर आपका ट्रस्ट कामयाब है उसके ऊपर, तो उस चीज़ का मुकाबला एक नॉर्मल ऐप से नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। ऐप आपको सजेस्ट कर सकती है, आपको बता सकती है कि ये है, ये आपके लिए उस समय सूटेबल होगा या नहीं होगा। ये एक एडवाइज़र जिसने आपकी पूरी फैमिली को असेस किया है, आपके वैल्यूज़ को असेस किया है, आपकी पूरी फैमिलीज़ को जानता है, उसके बराबर की एडवाइस नहीं होगी। सो पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है। पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है। सो वही तो मैंने कहा, आपने कहा कि हाँ, आज को आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत एडवाइजेस मिल जाती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है जी। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पता नहीं कर पाते हैं कि क्रेडिबल एडवाइस है भी या नहीं है जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक आप किसी का रिस्क प्रोफाइल नहीं समझेंगे, जब तक उसकी ज़रूरत नहीं समझेंगे, तब तक आप उसका एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपने एसेट एलोकेशन की बात की सर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पिछले 1 साल में गोल्ड में रनअप देखा है, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन में भी अब बदलाव होने लगे हैं। पहले इक्विटी डेट के बीच में खेला करते थे, लेकिन अब कमोडिटीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट बन चुकी है। तो अगर एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो प्योरली कौन से एसेट्स में कितना एलोकेशन होना चाहिए इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म? If we are thinking about long term, say for example, previously a normal concept used to be कि अराउंड 80% इक्विटी में होना चाहिए एंड 20% डेट में होना चाहिए। विद द रिसेंट चेंज वी कैन से दैट अराउंड 70% शुड बी इन इक्विटी, अराउंड 15% should be in debt and 15% should be in commodities. Okay. And even in 70% equities, we can have medium term, short term and long term, and
small cap, mid cap and large cap and 10% allocation in sectoral and thematic funds. Sectoral and thematic funds. चलिए अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी को अब शुरुआत करनी हो, चाहे वो एज ग्रुप ऑफ से 30 to 40 and he wants to start now, तो 3 simple steps वो कैसे शुरुआत करें? 3 simple steps, पहले तो वो अपने लिक्विडिटी को देखे कि कितनी पर मंथ लिक्विडिटी वो स्पेयर कर सकता है, जो लंबे पीरियड के लिए वो स्पेयर कर सकता है। तो उस अमाउंट की उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। और रही बात इक्विटी में इंटर करने के लिए, तो इक्विटी में इंटर करने के लिए थोड़ा सा उसको इक्विटीज़ का नॉर्मल आइडिया होना चाहिए कि भाई लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है। तो उसको शुरू में इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप और लार्ज कैप में रखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे मिड कैप और स्मॉल कैप की ओर आना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि रिस्क प्रोफाइलिंग करके अगर उसको समझ के लगाए आदमी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अलावा भी अगर हाइब्रिड से स्टार्ट करे तो और ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। बिकॉज अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग करते ही अगर मार्केट में 10% का डाउन आ जाता है तो नया इन्वेस्टर डर जाता है। हम उस डर को ही निकालने के लिए इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप शुरू में हाई रिटर्न को चेज मत कीजिए, हाइब्रिड से शुरू होइए और सिस्टमेटिक प्लान से शुरू होइए। धीरे धीरे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी और आपको अपने आप रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी अर्निंग शुरू के कुछ ईयर्स में अच्छी हो जाएगी, तो आप उसमें सक्षम होंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। रावल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर दैट।